Welcome to my YouTube channel, Nothing Too Difficult. Today I will discuss about class 9th chapter 4 Structure of Atom Introduction. Atoms हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। मैटर की बिल्डिंग ब्लॉक होती है, बहुत सारे एटम्स को मिला के मैटर बनता है। डिफरेंट काइंड के मैटर में डिफरेंट काइंड के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। चार्ज्ड पार्टिकल इन मैटर के अंदर चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। वो हमें कैसे पता लगेगा? जब भी हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि एटम्स में चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है। एटम्स को 3 पार्टिकल्स में डिवाइड किया गया है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन आउटसाइड प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के, प्रोटॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ये चार्ज गिवन है हमें तीनों के, और यूनिट चार्ज गिवन है। ये यूनिट चार्ज इलेक्ट्रॉन का -1 होगा, प्रोटॉन का +1 होगा, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता इसलिए 0 होगा। ये मास गिवन है हमें एटॉमिक मास यूनिट में, और ये मास गिवन है हमें ग्राम में। एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस्ड प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के इनसाइड प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के आउटर साइड पर प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव भी कर सकते हैं। फेलर ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। लास्ट चैप्टर में हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी। डाल्टन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पोस्टुलेट्स दी थी अपनी एटॉमिक थ्योरी की, वो ये सब है। बट ये थ्योरी फेल हो गई थी। क्यों? डाल्टन ने सजेस्ट किया था कि एटम्स ना ही क्रिएट हो सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, और ये इंडिविजिबल होते हैं। बट इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद हमें पता लगा डाल्टन की ये थ्योरी फेल हो चुकी है। एटम्स जो होते हैं वो डिविजिबल होते हैं। एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। जे थॉमसन के अकॉर्डिंग एटम एक क्रिसमस पुडिंग की तरह होता है। क्रिसमस पुडिंग में जिस तरीके से चेरीज प्रेजेंट होती है, इसी तरीके से एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसा थॉमसन की थ्योरी में डिस्क्राइब किया हुआ है। इससे हमें क्या पता लगता है कि एटम एक न्यूट्रल है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। उसके बाद रदरफोर्ड साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी थ्योरी दी। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिस एक्सपेरिमेंट ने रदरफोर्ड ने अल्फा रेज पास कराई गोल्ड फॉयल से। रदरफोर्ड ने एक्सेप्ट किया था कि गोल्ड फॉयल से अल्फा रेज डिफ्लेक्ट होंगी। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में क्या क्या ऑब्जर्वेशंस की उसमें? अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो हाई स्पीड के होते हैं। जिन अल्फा पार्टिकल्स के पास हाई स्पीड थी वो मूव कर गए गोल्ड फॉयल के थ्रू, और कुछ डाइवर्ट हो गए बाय मेकिंग स्लाइड एंगल्स, और बहुत कम पार्टिकल्स बैक बाउंड हुए, वापस चले गए वो गोल्ड फॉयल से, गोल्ड फॉयल के पार्टिकल से टकरा के। इंटरफेरेंस क्या क्या थी इस एक्सपेरिमेंट की? एटम्स में बहुत सारा लॉट्स ऑफ स्पेस था, जिसकी वजह से एटम्स से रेस पास कर रही थी। पॉजिटिव चार्ज ने बहुत सारा स्पेस घेरा हुआ था, और पॉजिटिव चार्ज होता वो पर्टिकुलर एरिया पर ही प्रेजेंट गोल्ड फॉयल के एटम में। इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर का मॉडल दिया, जिसके अकॉर्डिंग एटम्स में बहुत ज्यादा अनऑक्यूपाइड स्पेस होता है, और उसमें हेवीली पॉजिटिव चार्ज सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं एटम्स के सेंटर में, जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है। और न्यूक्लियस में इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे अब हम। तो न्यूक्लियस एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है। किसी भी एटम का जो मास होता है वो उसके न्यूक्लियस की वजह से ही होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर पाथ में, जिस सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट्स कहा जाता है। अगर हम न्यूक्लियस के साइज की बात करते हैं तो न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज से बहुत छोटा होता है, जैसा कि हमें इस फिगर में दिख रहा है। ये बीच में न्यूक्लियस है, इसके चारों साइड में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट्स में। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट है। ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। इसके बाद इस मॉडल की भी ड्रॉबैक्स आई। इस मॉडल में क्या कमियां थी? इस मॉडल से हमें ये नहीं डिस्क्राइब हो पा रहा था कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होने से ये मॉडल स्टेबल कैसे है। इसके बाद मैक्सवेल साइंटिस्ट ने सजेस्ट करी एक थ्योरी कि अगर इसमें कोई चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है, सर्कुलर मोशन के अराउंड न्यूक्लियस के घूम रहे, तो उसमें से कुछ ना कुछ एनर्जी भी रिलीज होगी। उस एनर्जी रिलीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड कम होगी,
जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में चले जाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज हाई है इसलिए। ये इस मॉडल की ड्रॉबैक्स थी। व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिला के न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। उसके बाद बोर साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी थ्योरी दी। बोर की थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ स्पिन करते हैं और इनका अलग अलग सेपरेट पाथ होता है, और इलेक्ट्रॉन कोई एनर्जी इमाइट नहीं करते जब ये मूव करते हैं। इन ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल्स भी कहा जाता है, और बोर साइंटिस्ट ने इन एनर्जी लेवल्स को, ऑर्बिट्स को डिफरेंट डिफरेंट नेम दे दिए। फर्स्ट को के शेल कहा, सेकंड को एल शेल, थर्ड को एम शेल, फोर्थ को एन शेल, जैसा कि फिगर में दिखाया हुआ है। न्यूट्रॉन्स। जे चैडविक ने डिस्कवरी की थी न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन भी एटम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। इससे हमें पता लगता है कि एटम के अंदर 3 टाइप्स के पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स में पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए ये न्यूट्रल होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स और ऑर्बिट्स। बोर साइंटिस्ट ने ही बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस बेस पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ऑर्बिट्स में। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2n²। n ऑर्बिट नंबर होते हैं, जितने नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे। जब अंदर वाला एक शेल कंप्लीट हो जाएगा तभी बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स फील होने स्टार्ट होंगे। वैलेंसी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। जिसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फील होता है उसमें कोई एनर्जी नहीं होती, वो केमिकली एक्टिव नहीं होता। द वैलेंसी। अब वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है एटम की, जिस पावर से वो दूसरे एटम के साथ कंबाइन होके मॉलिक्यूल फॉर्म करती है, उस कैपेसिटी को वैलेंसी कहा जाता है। जितने इलेक्ट्रॉन्स कोई भी एटम लूज कर सकता है या गेन कर सकता है उसको वैलेंसी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके आउटरमोस्ट शेल में, तो उसकी वैलेंसी कितनी हुई? 2। बट हीलियम एक कंप्लीटली फील्ड शेल वाला एटम है, इसलिए वो किसी और एटम के साथ कंपाउंड नहीं फॉर्म कर सकता, मॉलिक्यूल नहीं फॉर्म कर सकता, इसलिए इसकी वैलेंसी 0 होगी। ये यहाँ पर टेबल गिवन है जिसमें सभी एलिमेंट्स के सिंबल दिए हुए हैं, एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिए हुए हैं, एटॉमिक मास दिया हुआ है, और सभी की वैलेंसी दी है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी गिवन है। What happens when the outermost shell contains a number of electrons that are close to its maximum capacity? क्या होगा जब आउटरमोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी के आसपास होंगे, तो तब हम किसी भी एटम की वैलेंसी कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि आउटरमोस्ट शेल में मैक्सिमम हमारे पास इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, जिसको ऑक्टेट कहा जाता है। तब हम ऑक्टेट में से आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को माइनस करके निकाल देंगे वैल्यू। जैसे कि हमें पता है कि ऑक्सीजन में आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स 6 होते हैं। इसकी वैलेंसी हम कैसे निकालेंगे? इसकी वैलेंसी हम निकालेंगे ऑक्टेट से, मीन्स 8 से 6 एटम्स को, 6 इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर देंगे, हमारे पास 2 इसकी वैलेंसी आ जाएगी। इट मीन्स इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है अपने एटम को कंप्लीटली फिल करने के लिए। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। एक एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं वही उस एटम का एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं Z से। मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट। मास नंबर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मास नंबर को डिनोट करते हैं A से। ये एटॉमिक सिंबल नोटेशन है कि हम किसी भी एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल की फॉर्म में। A मास नंबर होता है, एटॉमिक नंबर Z होता है, ये X हमने एलिमेंट के सिंबल के लिए डिनोट कर लिया यहाँ पे। आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स एलिमेंट के वो एटम होते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है।
आइसोटॉप्स प्योर सब्सटेंस होते हैं। आइसोटॉप्स में सिमिलर केमिकल नेचर होता है। आइसोटॉप्स की डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। आइसोटॉप्स के एग्जांपल है ये हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम में मास नंबर 1 है, ड्यूटेरियम में मास नंबर 2 है, ट्राइटियम में मास नंबर 3 है और तीनों के ही एटॉमिक नंबर 1 है। यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स के यूजेस क्या होते हैं? द फ्यूल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। आइसोटॉप यूरेनियम का यूज होता है फ्यूल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए, और आइसोटॉप ऑफ कोबाल्ट यूज होता है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। आइसोटॉप ऑफ आयोडीन यूज होता है गोइटर के ट्रीटमेंट के लिए। रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास आइसोटॉप्स के सभी एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास होता है। किसी भी प्योर क्लोरीन के मिक्सचर में 75% क्लोरीन, 35 एंड 25% क्लोरीन, 37 प्रेजेंट होता है। इसलिए रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होगा इसका? 75% ऑफ क्लोरीन 35 प्लस 25% ऑफ क्लोरीन 37, दोनों को ऐड कर देंगे और इनको कैलकुलेशन करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास 35.5 यू आंसर आएगा। यू मास की यूनिट होती है, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। आइसोबार्स। आइसोबार्स डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होते हैं जिनका मास सेम होता है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। इनको आइसोबार्स कहा जाता है। आइसोबार्स के एग्जाम्पल है आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। इन तीनों का मास नंबर 40 होता है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। आर्गन का 18 होता है, पोटेशियम का 19 होता है, कैल्शियम का 20 होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।